लाइव वालों को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? चलो जी। बैटरी चेंज नहीं करनी? बैटरी चेंज तो कौन कोई अभी नई नहीं डाली क्या? कितने घंटे चलती है? 400 रुपये चलेगी। तो एक आध घंटे बाद ना बदल के चले फिर क्लास में भरोसा नहीं। हेलो। चलिए जी। तो रेसिडेंशियल स्टेटस, सॉरी क्या, टोटल इनकम। वैसे तो एक क्लास में पहले ले चुका था अर्ली बर्ड वालों की, पर फिर से एक बार और। देखो, आपको आता है ऑलरेडी टोटल इनकम निकालना? फॉर्मेट पता ही होगा सबको। सबसे पहले जब आप टोटल इनकम निकालोगे तो पहले क्या निकालो? स्टेटस। फिर निकालो पांचों हेड की इनकम। पांचों हेड सबको पता ही है। ठीक है। फिर कर दो क्लबिंग। कर दो सेट ऑफ। क्या आ जाएगी? उसमें से कर दो डिडक्शन लेस। आ जाएगी टोटल। बच्चा बच्चा जानता है, इसमें कोई नई बात तो है। ठीक है। तो अब ये तरीके से आपको टोटल इनकम निकालनी है। पर चक्कर क्या है, मैं ये क्लास इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि टोटल इनकम निकालने का फॉर्मेट बताना है या कुछ। मेनली क्या है, टोटल इनकम निकालते वक्त दो ऐसे सेक्शन है जो कि केवल और केवल टोटल इनकम के दौरान ही काम आते हैं, बाकी अभी काम नहीं आते। अलग से दो सेक्शन। तो वो दो सेक्शन डिस्कस करने के लिए क्लास एक्चुअल। तो वो दो सेक्शन कौन से हैं, वो क्या है, उससे पहले हमारा नॉर्मल तरीका क्या है। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, देखो, जो भी मेरी टोटल इनकम आई, उस टोटल इनकम में मैं टैक्स निकाल लेता हूँ अपना। यही करता हूँ ना। और जो भी मेरा टैक्स आता है उसमें से जो भी मेरा टीडीएस जमा है, टीसीएस जमा है, एडवांस टैक्स जमा है, सब लेस कर देता हूँ। ये मेरा फाइनल आता है पेबल या रिफंडेबल। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो मेरे को पे करना है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो मेरे को रिफंड मिलना है। ये सब मैं बता चुका। चक्कर क्या है कि ना, एक सेक्शन है 115 BAC। और उस सेक्शन में क्या है कि टैक्स निकालते वक्त जो रेट मेरे ऊपर एप्लीकेबल होती है, उस रेट की जगह मैं एक और टाइप की रेट यूज कर सकता हूँ जो कि कंसेशनल रेट। मतलब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अपनी इनकम पे नॉर्मल रेट है जो रेगुलर मैंने आपको बताई है, या तो वो वाली लगा दूं, उससे टैक्स निकाल लूं, या फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कंसेशनल वाली रेट जो कि 115 बीएसई वालों पे एप्लीकेबल है वो लगा सकता हूँ, अगर मेरे लिए वो बेनिफिशियल है तो। चक्कर क्या है, 115 बीएसई किन लोगों पे लागू है, क्या रेट है, ये सब अपन को क्या करना पड़ेगा वहां पे सीख। तो चक्कर क्या है कि 115 बीएसई पहले तो क्या है वो सीखना मेन है। तो मैं अगर आपको लेके आऊं तो मेरा टारगेट मेनली होने वाला है 115 बीएससी की तरफ। ये देखो आप। ये दिख रहा होगा आपको टॉपिक, ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल टैक्स स्लैब रेट्स। तो चक्कर क्या है कि मेरे पास एक कंसेशनल तरीका है टैक्स पे करने का, और वो तरीका दिया गया है सेक्शन 115 बीएससी में। अब 115 बीएससी की रेट से जो टैक्स आएगा वो रेटें कम है रेगुलर रेटों से। अब देखो, पहले आप ध्यान से समझना। पहली चीज, 115 बीएससी का सेक्शन एप्लीकेबल किस पर, तो आपको ध्यान से देखना है। केवल और केवल किन लोगों पर, इंडिविजुअल एचयूएफ। अब पहले सोचो इंडिविजुअल एचयूएफ की रेगुलर रेट्स क्या है, स्लैब रेट्स। कौन सी वाली स्लैब रेट है, 2.5 लाख वाली, 3 लाख वाली, 5 लाख वाली। इंडिविजुअल पे 2.5, 3, 5, 3 है, एचयूएफ पे तो 2.5। अब तो पता होगा, बहुत दूर आ गया, आप पढ़ रहे होंगे तो।
पता है ना, वो 60 और 80 साल वाला केवल इंडिविजुअल पे ही लागू है, एचयूएफ का कोई सीन नहीं है उसमें। तो रेगुलर रेट आपको पता है, स्लैब रेट क्या है। पर अगर मैं चाहूं कुछ कंडीशंस पूरी करके, कुछ कंडीशंस पूरी करके रेगुलर स्लैब रेट की जगह 115 बीएससी वाली स्लैब रेट लगा सकते, समझना, रेगुलर स्लैब रेट की जगह 115 बीएससी वाली स्लैब रेट लगा सकता हूँ। पर इसके लिए मेरे को 115 बीएससी की कंडीशंस क्या करनी पड़ेगी, और 115 बीएससी की जो स्लैब रेट्स है, ऑब्वियसली स्लैब रेट किस पे लागू करनी है, नॉर्मल इनकम पे। स्पेशल पे तो वही रेट लगेगी जो लग रही है। ये किसके लिए ऑप्शन है, नॉर्मल इनकम। तो ये स्लैब रेट क्या है, 115 बीएससी की स्लैब रेट आप देखिए क्या, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 10, 7.5 से 10 15, 10 से 12.5 20, 12.5 से 15 25, 15 से ऊपर 30, 7 स्लैब है। रेगुलर में 4 स्लैब होता है, यानी कि रेगुलर में स्लैब कितने हैं, 0 5 20 30। यहाँ पे देखो 0 5 10 15 20 25 30। ऑब्वियसली ये स्लैब रेटें रेगुलर स्लैब रेटों से कम है। अगर मैं ये रेटों से टैक्स निकालूं, रेगुलर रेटों से टैक्स निकालूं, तो इसमें टैक्स कम आएगा। कंसेशनल है ना, नाम ही क्या है, कंसेशनल। पर चक्कर क्या है कि अगर ये कंसेशनल रेट है तो फिर ऑप्शन क्यों लिखा हुआ है, देखो आई हैव एन ऑप्शन। क्योंकि देखो, अगर मेरे को ये रेट लगाने का मौका मिले और वो रेट लगाने का मौका मिले, तो मूर्ख आदमी है कि वो रेट में जाएगा, सभी इस रेट में आएंगे। कौन है मूर्ख ऐसा। तो ऑप्शन क्या है, ये तो सीधी सी बात है, बोल दो ना कि ये रेटें लगेगी, सीधी बात है। पर इन्होंने क्या बोला, ऑप्शन है। अब चक्कर क्या है कि जब मैं अपनी रेगुलर रेट से टैक्स निकालता हूँ तो टोटल इनकम में निकालता हूँ, और टोटल इनकम निकालते वक्त मैंने बहुत सारे फायदे लिए होते हैं, एग्जम्पशन डिडक्शन। चक्कर बस यही है, इन शाणों ने क्या करा, रेटें तो हल्की कर दी, पर जिस टोटल इनकम पे ये रेटें अप्लाई होगी, वो रेटें वो वाली नहीं है जो कि आपकी निकली हुई है, वो इनकम वाली नहीं है। इन्होंने क्या करा, इनकम निकालते वक्त भी कुछ एडजस्टमेंट करने की बोली। इन्होंने आगे आपके जो कंडीशन दी ना, कंडीशन बता ही देता हूँ, कंडीशन मेनली क्या है, अगर आपको 115 बीएससी का टैक्स निकालना है, ये रेटें लगानी है, तो आपको कुछ एग्जामिशन और डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे। जो टोटल इनकम में आपने क्लेम किए होंगे, अगर वो क्लेम करने एग्जामिशन डिडक्शन, तो रेगुलर रेट से देना टैक्स, और अगर क्लेम नहीं करने तो ये रेट से देना। तो इसीलिए ऑप्शन हो गया, यानी कि अगर मैं अपना टैक्स निकालूंगा इंडिविजुअल एचयूएफ के नाते, तो मेरे को दो काम करने हैं। मेरे को एक बार अपनी टोटल इनकम निकालनी है जैसे निकलती है, और उस टोटल इनकम पे रेगुलर रेट से टैक्स निकालना है, वो मेरा टैक्स वन है। और फिर मेरे को क्या करना है, 115 बीएससी की इनकम निकालनी है, वो वो टोटल से अलग आएगी। अरे 115 बीएससी की इनकम टोटल से ज्यादा, इनकम से ज्यादा आएगी। ज्यादा पता है क्यों आएगी, क्योंकि टोटल इनकम निकालते वक्त मैंने जो एग्जामिशन डिडक्शन लिए वो छोड़ने पड़ेंगे। जब छोड़ूंगा तो वो इनकम तो बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी पर रेटें कम हो जाएगी, तो मेरे को टैक्स टू निकालना पड़ेगा। हाँ या ना। और फिर जो मेरे लिए बेटर है वो ऑप्शन में एक्सरसाइज करो। तो ये ओवरऑल मिलाकर आपका चक्कर है 115 बीएससी। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये चलना है, पर एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में एक चीज सुन लीजिए, जब तक क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स, तो क्वेश्चन में क्या क्या आएगा पहले सुनो। क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स एंड इग्नोर द प्रोविजन ऑफ 115 बीएससी। अगर ऐसा आ गया तो आपको बात ही खत्म कर देनी है, आपको जो टोटल इनकम निकालनी है वो रेगुलर वाली निकालनी है, टैक्स भी रेगुलर वाले निकालना है, 115 बीएससी को देखना भी नहीं। बोल दिया, मना कर दिया। पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स कंसिडरिंग 115 बीएससी, तो दोनों करना पड़ेगा, रेगुलर टैक्स भी निकालना है, 115 बीएससी का टैक्स भी निकालना है, और फिर जो बेटर है वो राय देनी। और अगर क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट टैक्स एंड टोटल इनकम, और बोला ही नहीं 115 बीएससी लगाना है कि नहीं लगाना है, तो लगाना है, बिना कुछ कहे हुए भी लगाना पड़ेगा। तो यानी कि 115 बीएससी से आप बचोगे कब, जब क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया कि डू नॉट यूज अ प्रोविजन ऑफ 115 बीएससी। आज तक 115 बीएससी को आप 2 साल हो गए, और 2 सालों में अभी तक जो भी टोटल इनकम का पहला क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, उसमें लिखा आ रहा है इग्नोर द प्रोविजन ऑफ 115 बीएससी। अभी तक के दोनों एग्जाम में, यानी कि आने के बाद 2 एग्जाम हो गए, दोनों एग्जामों में इग्नोर द 115 बीएससी लिखा हुआ क्वेश्चन में। पता नहीं तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा। तो टोटल इनकम का जो क्वेश्चन 14 नंबर का आएगा, उसमें 115 बीएससी उलझा सकते, बशर्ते इग्नोर 115 बीएससी आ जाए तो बात ही खत्म।
और एक्चुअल में चक्कर क्या है कि इसको ना सीए फाइनल के अंदर पूछ रहा है, तो समझे क्या। और क्योंकि सीए फाइनल के अंदर पूछ रहे हैं तो ये इंटर के अंदर अभी तक क्या लिखे आ रहा है क्वेश्चन में, इग्नोर द प्रोविजन ऑफ 115 बीएच। पर दैट डज नॉट मीन कि हर बारी ऐसा हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए 115 बीएससी सीख रहा है अब। तो शुरुआत 115 बीएससी की करते हैं। दो बातें जो हमने सीखी पहले वो लिख लें। पहले लिख लीजिए 115 बीएससी और इसका पहला पार्ट। बताओ किन लोगों पे अप्लाई करना है 115 बीएससी। तो एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल एनएच, बाकी और किसी के लिए नहीं है ना 115 बीएससी। सेकंड, अगर 115 बीएससी यूज करूंगा मैं तो स्लैब रेट यूज होगी, पर कौन सी वाली स्लैब रेट होगी, कंसेशनल। याद होगी 115 बीएससी की स्लैब रेट याद होगी। याद करना आसान है, 2.5 लाख का गैप है, 5-5% की रेट है, याद हो जाएगी, सही कर लो। क्या बोला मैंने, तरीका बताओ। 2.5 लाख का गैप है, 5% है, 30 तक पहुंचना है बोलो। तो देखो कैसे बनाऊंगा मैंने, 2.5 लाख तक एग्जैक्ट, 2.5 से 5, 5, 5 से 7.5, 10, 7.5 से 10, 15, 10 से 12.5, 20, 12.5 से 15, 25 और अबाउ 15। ये तो है, 30 तक पहुंचा नहीं, 30 से ऊपर तो ये भी जा ही नहीं सकती, 30 से ऊपर तो रेगुलर ही नहीं है। अरे क्या लाइव वालों को समझ में आ गई रेट है। ध्यान रखना ये रेगुलर स्लैब रेट्स नहीं है, ये 115 बीएससी की स्लैब रेट। वैसे देखा जाए तो स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है 5% पे, 115 बीएससी का बेनिफिट केवल मिलेगा 2%। इंडिविजुअल एच, स्लैब रेट तो 5 पे लगती है ना, इंडिविजुअल एच ऑफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल पर्सन। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ ही गए, चाहे रेसिडेंट इंडिविजुअल एच हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, अब बहुत सीधी सी बात है। आपको मैंने क्या बोला कि अगर 115 बीएससी की रेटेज चाहिए तो आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी है, और कंडीशन एक ही काम की है मेरे लिए, बाकी सब व्यर्थ है। मात्र एक कंडीशन है, आपको कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशन छोड़ने पड़े। अब देख लो, क्लियर है ना, कोई फायदा नहीं है, इनडायरेक्टली ये नुकसान ही, यानी नुकसान हो सकता है। ये देखो डिपेंड करेगा, जैसे मानो कि मैं एक ऐसा ऐसी हूँ जिसको कोई डिडक्शन और एग्जम्पशन ये वाला मिल ही नहीं रहा है, तो मेरे लिए तो 115 बीएससी बढ़िया है जी। यार मैं ऑलरेडी डिडक्शन वैसे ही नहीं मिल रहा, तो मेरा तो टैक्स कम आ जाएगा 115 बीएससी। पर अगर मैं ऐसा ऐसी हूँ जो कि डिडक्शन क्लेम कर रहा है, तो फिर तो 115 बीएससी मेरे को जायद शायद फर्क नहीं डाला इतना, क्योंकि अल्टीमेटली 115 बीएससी के लिए इनकम बढ़ जाएगी मेरी, क्योंकि 115 बीएससी की रेट है, मैं टोटल इनकम पे अप्लाई नहीं कर सकता। उस टोटल इनकम में मेरे को ये डिडक्शन जोड़ के, अरे समझे ना, एड बैक करने पड़ेंगे ना वापस, क्योंकि टोटल इनकम निकालते समय मैंने अगर ये डिडक्शन और एग्जामिशन लिया होगा, अगर मिला होगा तो लिया होगा। और जबकि 115 बीएससी के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे को जो वर्किंग नोट की टोटल इनकम निकलेगी फॉर द पर्पज ऑफ 115 बीएससी, उसमें वो सारे डिडक्शन ऐड करने पड़ जाएंगे ना वापस, और वो इनकम बढ़ के आएगी फिर रेगुलर टोटल इनकम से। आई क्या बस हमें। तो आपका अगला टॉपिक लिखिए, सर्टेन डिडक्शन ऑब्जेक्ट एग्जामिशन नॉट अलाउेबल। सर्टेन डिडक्शन ऑब्लिक एग्जामिशन नॉट अलाउेबल। तो ये सारे डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे, अब कौन कौन से छोड़ने हैं। नंबर 1,
10 5 LTC छोड़ना पड़ेगा, याद है आपको LTC सैलरी में, 2 बच्चों वाला और वो जुड़वा बच्चे वाला। लिखते जाओ भैया, पता है ये तो ऑलरेडी मैं बताऊंगा थोड़ी ना कुछ। तो पहला पॉइंट 10 5 का LTC छोड़ना पड़ेगा। दूसरा 10 13 का HRA एग्जाम्पशन छोड़ना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ गई अब? अरे जब टोटल इनकम निकाली होगी मैंने रेगुलर वाली टोटल इनकम, तो ये एग्जाम्पशन क्लेम किया होगा ना HRA का। पर जब मैं अभी 115 BSc के लिए कैलकुलेशन करूंगा तो वापस उसका नहीं ले पाऊंगा छूट। रट लेना कौन कौन से डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, डिडक्शन एग्जाम्पशन पहला बोलो। LTC अंडर सेक्शन 10(5), HRA अंडर सेक्शन 10 13 पढ़ा रखा है मैंने सब HRA का। अगला 10 14, एक बार रुक जाओ, अभी 10 14 भी मैंने पढ़ाया था आपको। अलाउंसेस थे पार्टली टैक्सेबल वाले, 10 14 1, 10 14 2। 10 14 1 के अंदर तो मैंने कहा था 6 ऐसे अलाउंस जो कि एग्जाम्प्ट है एक्चुअल खर्चे था। अरे उसमें वो थे। और 10 14 2 के अंदर वो नोटिफाइड थे, एजुकेशन अलाउंस और ऐसे। अरे वो था 10 14। तुमको तो मॉक टेस्ट देना है जी। 10 14 वो है। ठीक है। 10 14 के अलाउंस का जो बेनिफिट है एग्जाम्पशन है 6 तो वाले पार्टली टैक्सेबल, और नोटिफाइड वाले जो है वो एग्जाम्पशन छोड़ने पड़ेंगे। 10 14 के अलाउंस छोड़ने पड़ेंगे। पर इसमें अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। 10 14 में सारे नहीं छोड़ने, ये वाले का ले सकता हूँ। पहला बताओ किसका ले सकता हूँ? ट्रेवलिंग अलाउंस, याद है 6 में नाम था ट्रेवलिंग का, वो ले सकता हूँ। डेली का ले सकता हूँ। कन्वेंस का ले सकता हूँ। 6 में से 3 है ये तीनों में वार्डली टैक्सेबल है। और इसी तरह से वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं है डेफ एंड डम लोगों का, हैंडीकैप का, 3200 पर मंथ वाला, डिसेबल वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस। देखो नॉर्मल लोगों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो फुल्ली टैक्सेबल है, और जो हैंडीकैप लोग हैं उनका एग्जाम्प्ट है 3200 रुपये में, वो वाला ले सकता हूँ 4। बस। तो 10 14 के अंदर जितने भी अलाउंस मैंने पढ़ा उसमें से 4 ले सकते हो, बाकी छोड़ो। ऐसा है। बात आ गई समझ? 10 14 पहले याद रखना है ना, 10 14 मतलब वो 2 टाइप के, पार्टली टैक्सेबल और नोटिफाइड। कैसे लिखेंगे इसको, लिख लो। तीसरा 10 14 अलाउंस। कौन कौन से हमारे नॉलेज के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, एक तो कौन से वाले, और एक नोटिस, 2 टाइप के थे उसमें। तो इसका एग्जामिशन क्लेम नहीं करना 115 BSc में, पर अब ध्यान से सुनो, मैं जो कलर चेंज कर रहा हूँ सुनना। पार्टली टैक्सेबल में 6 नाम थे, 6 में से वो कौन से 3 है जिसका ले सकता हूँ 6 में से? बताओ, अभी तो पढ़ा है मैंने, ट्रेवलिंग का ले सकता हूँ, कन्वेंस ले सकता हूँ, ये पार्टली टैक्सेबल में थे 6 में, और डेली ले सकता हूँ। और इस नोटिफाइड के केस में एक ही ले सकता हूँ। कौन सा एक? वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू डिसेबल। कॉपी देखना जाकर, दिखा रखी है मैंने। 10 14 में याद रखना है नहीं कि रेड कलर वाला जो है वो ले सकते हो आप, इसका डिडक्शन ले सकते हो, बाकी नहीं ले सकते, ऐसा है। अरे क्या लाइव वालों को समझ में आई बात? पढ़ा होगा तो यार फिर तो याद आ गया होगा। इसलिए तो मैं इतने दिन बाद पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपने सब पढ़ लिया हो तो मेरे को जल्दी हो जाए समझाने। चलो, अगला क्या है, आइए।
3 हो गया ना, ये छोड़ना पड़ेगा। आपको अगर पता हो तो एग्जाम्ट वाला जो चैप्टर था, एग्जाम्पशंस वाला, जो वीडियो बाद में मैंने शेयर करा था, उसमें मैंने बोला था एमपीएल एमएलए को जो डेली अलाउंस मिलते हैं वो उनके लिए एग्जाम्प्ट होता है, 10-17 सेक्शन के अंदर, वो छोड़ना पड़ेगा चौथा। तो 10-17 वाला एमपी एमएलए का जो डेली अलाउंस का एग्जाम्पशन है वो छोड़ना पड़ेगा। भैया बोल दो यार। ये अगर तुमको ये पढ़ा हुआ है ना तब तो बहुत मामूली है, क्योंकि याद ये पहले पढ़ रखे हैं अपन ने सारे एग्जामिशन डिडक्शन। 10-32 याद आया। माइनर चाइल्ड 1500 रुपये एग्जाम वाला छोड़ना पड़ेगा। 115 बीएससी में छोड़ना है। नहीं याद है तो ना सेक्शन नंबर के बाद ये लिख देना माइनर चाइल्ड, ऐसा तुमको अगर नंबर याद नहीं हो तो। लॉजिक समझ आ गया ना, करना क्या 115 बीएससी। रेटे वाली लगा सकते हो कंसेशनल, पर इसके लिए डिडक्शन छोड़ने पड़ेगा। बस खत्म 115। ये याद है, ये भी वीडियो में ही था, 10 AA SEZ, वो एक्सपोर्ट प्रॉफिट जो होता है उसका वो एग्जाम्प्ट होता है, छोड़ना पड़ेगा। SEZ वाला। मैं मान रहा हूँ लेक्चर अब कंप्लीट है सब तुम्हारे, भी नहीं है तो फिर तो देख लो तुम। अगला देखिए क्या होगा। सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर एट सैलरी। 3 डिडक्शन होते हैं याद है, स्टैंडर्ड, और वो तीनों छोड़ने पड़ेंगे, तीनों छोड़ने पड़ेंगे। सैलरी के डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे। लिखते रहना बेटा, इसको पढ़ना नहीं है, कॉपी से पढ़ना है बाद में। बोलो ना। 24 भी याद आया। सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर एट एचपी। 2 डिडक्शन होते थे, ए में तो स्टैंडर्ड था और बी में इंटरेस्ट का था। ए तो मिल जाएगा 30% तो ले सकते हो एनएवी वाला, तो बी वाला छोड़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट वाला। वो भी किसका, केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड। ध्यान देना, पूरा नहीं छोड़ना है। यानी मान लो मकान लेट आउट है और उसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया है तो ले सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड के इंटरेस्ट का डिडक्शन छोड़ना पड़ेगा। गड़बड़ मत करना, पूरा हर किसी का मैं छोड़ते रहना। 115 बीएससी की इनकम निकालते समय हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन छोड़ना पड़ेगा। कौन सा हाउसिंग लोन, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। ये लॉजिक है। अरे बेटा समझ में आ रहा है लाइव वालों को, लाइव वालों को। अगला भी बताइए। एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है बीएनपी में। नई प्लांट और मशीनरी पे 20% छोड़ना पड़ेगा अगर आप 115 बीएससी में आ रहे हो। मतलब देखा जाए तो बेटा कैलकुलेशन वाइज कोई दिक्कत नहीं है। देखो बंदे ने अपनी टोटल इनकम तो निकाल रखी होगी सब, तो उसने जो जो भी टोटल इनकम निकालते समय इनमें से कोई डिडक्शन ले लियो तो वापस ऐड कर देना, ये आगे 115 बीएससी और क्या कर। अरे कैलकुलेशन वाइज कोई भारी भरकम काम नहीं है फिर। अगला याद है 35। 35 के सारे नहीं छोड़ने बेटा, 35(1)(2), 35(1)(2) है, 35(3) और 35(2), पेमेंट टू अदर वाले हैं, इन हाउस वाले नहीं है ये। अरे 35 में इन हाउस भी थे यार, इन हाउस वाले नहीं है ना, वो पेमेंट टू अदर वाले हैं। एक तो वो रिसर्च के लिए कॉलेज को पेमेंट करना, कंपनी को रिसर्च के लिए पेमेंट करना, अरे याद है आपको। इसी तरह से वो सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए पेमेंट करना, या नेशनल लेबोरेटरी आईआईटी वाला। पेमेंट टू अदर वाला है जिसको मैं पेमेंट टू अदर बोलता हूँ, वो वाला छोड़। यानी पूरा 35 मत कर देना डिसअलाउड, केवल पेमेंट टू अदर वाले का नहीं ले सकते। यानी कि अगर इनहाउस रिसर्च का कोई छूट ले रखा है वो तो ले सकते हो आप। 35 में 2 है यार, है ना, ध्यान रखना please। 35 एडी छोड़ना पड़ेगा, याद आ गया।
स्पेसिफाइड बिजनेस कैपिटल खर्चे का डिडक्शन डायरेक्टली जो मिलता है छोड़ना पड़ेगा। सब पढ़ा रखा है, सब पढ़ा रखा है, वैल्यू है ना। एक भी चीज देखो नई नहीं है इसका मतलब 100% चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ ये सब। याद है आपको? ये भी याद नहीं होगा आपको। फैमिली पेंशन का डिडक्शन आई उसमें बताया था मैंने, 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव और 15,000 विच एवर इज लेस। फैमिली पेंशन आईओएस छोड़ना पड़ेगा इधर 57 में। आईओएस के अंदर याद करो डिडक्शन 57 में लिखाए थे मैंने, तो डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन छोड़ना पड़ेगा। लास्ट, बस खत्म। बचे क्या? सारी डिडक्शन तो छीन ली इन्होंने। लास्ट जो बचा मेन डिडक्शन बंदे कौन से लेते हैं, वो भी छोड़ने पड़ेंगे। 80C से 80U के डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर सकते। अब उसमें से क्या कर सकते हो सुन लेना पहले। 80C से 80U में एक तो 80CCD2 ले सकते हो। अब बताओ CCD2 क्या था? एम्प्लॉयर वाला, वो पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर वाला। और G80 JJAA ले सकते हो, नई एम्प्लॉय वाला 30%। लास्ट सेक्शन पढ़ा था तो जो मैं JJAA, अरे एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30%। दो ले सकते हो, मतलब 80C से 80U के कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते एक्सेप्ट टू। CCD2 ले सकते हो एक तो, और JJAA ले सकते हो। यार समझ गए क्या लिखना है? समझना, सी से लेकर यू तक के कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, दो ले सकते हो। टू, CCD2। मैंने 10 बार कहा था CCD1, CCD1B, CCD2 याद है? देखना अभी वरना जाकर। CCD2 बॉस वाला है जो है वो ले सकते हो। और JJAA लास्ट वाला सेक्शन है नए एम्प्लॉय वाले का जो। बस ये सारा डिडक्शन आपको बेटा छोड़ना पड़ेगा। और एक और चीज लिख लो, ये लिखना आप, लॉस, सॉरी, while computing total income set off of any loss under head HP with any other head would not be allowed। HP का लॉस आपको याद है? आप 2 लाख तक किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो साल में, वो भी नहीं कर सकते अगर आप 115 BAC के अंदर है। तो HP वाला जो लॉस है वो आप दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर आप ऑप्ट करते हो 115 BAC के लिए। तो लिखो ये भी लास्ट, ये डिडक्शन नहीं है ना, ये लॉस का सेट ऑफ भी नहीं कर सकते एक लॉस का HP वाला। कैरी फॉरवर्ड में क्या दिक्कत है? वो तो अगले साल होगा, वैसे 20 साल की इनकम निकालने में तेरे को ध्यान रखना है। मैं बोल रहा हूँ एचपी का लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना तो इस साल का ना पुराना। और वैसे भी जो पुराना एचपी का लॉस आएगा वो तो एचपी से सेट ऑफ होता है, वैसे ही दूसरे हेड से क्या कर ले गया तू? सब कर रहा है इस हेड, एचपी का तो इस साल के इस दूसरे हेड से होगा जी, पुराना वाला कैसे होगा वैसे? तो इसी साल की बात चल रही है, पुराने की तो वैसे ही बात करने की जरूरत ही नहीं। तो एचपी का लॉस दूसरे किसी हेड से सेट ऑफ नहीं करोगे आप 115 BAC की, जबकि नॉर्मल प्रोविजन के तहत आप 2 लाख तक सेट ऑफ कर सकते हो। तो 2 लाख का एडवांटेज और जा रहा है टेक्निकली सोचो तो। बस खत्म, और क्या है? बाकी चीजों से तो कोई मतलब है नहीं, फर्जी है। और लास्ट और फाइनल, क्योंकि ये ऑप्शनल मेथड है तो आप ईयर ऑन ईयर ऑप्शन चेंज कर सकते हो। मतलब मान लीजिए कि इस ईयर रहा 22-23 में आप 115 BAC में चले गए, और अगले साल ये 23 में आपको बाहर आना है तो वापस रेगुलर दे दो, फिर वापस आना है वापस आ जाओ। अरे बराबर है। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हर ईयर आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पर इसमें भी एक लफड़ा है। चक्कर क्या सुनना, अगर आप ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ हैं, हाँ सुनो आप, अगर आप ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ हैं जिनकी बीएनपी की इनकम नहीं हो रही, तब तो आप हर साल चेंज कर सकते हैं। देखो आप, नो बिजनेस इनकम, देन ऑप्शन एस बी टू बी सेक्शन अलॉन्ग विद द रिटर्न, रिटर्न के साथ ऑप्शन बता देना अपना, एंड कैन चूज नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन इन ईच प्रीवियस, हर साल चेंज कर सकते, ऑप्शन हो गया। पर अगर आप कौन सी इनकम कमाते हो, तो जैसे आपने मान लीजिए किसी ईयर में ऑप्शन चूज कर लिया,
तो आने वाले साल में भी उसी ऑप्शन में रहना पड़ेगा, चेंज नहीं हो पाए। तो समझो आया, पढ़ लेता हूँ मैं। द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। रिटर्न फाइल करने से पहले ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। एंड वन सच ऑप्शन एक्सरसाइज इट वुड अप्लाई टू सब्सीक्वेंट असेसमेंट। और एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया तो ऑप्शन अगले असेसमेंट ईयर में भी एप्लीकेबल रहेगा। तो समझ गए? मतलब मान लीजिए कि AY 22-23 में आप 115 BSE में आ गए, तो ऑटोमेटिकली ध्यान रखना AY 23-24 में भी आपको 115 BSE लेना है। BNP वाले नहीं होते तो अगले साल चेंज कर सकते हैं। अरे समय आ गया, याद क्या रखना है, अदर देन BNP वाले हर ईयर चेंज कर सकते हैं ऑप्शन। BNP वाले एक बार जो करेंगे वो फॉलो करना पड़ेगा। आगे इन्होंने एक बात की है, ऑप्शन कैन बी विड्रॉन ओनली वंस वेयर इट वाज एक्सरसाइज्ड बाय इंडिविजुअल HUF हैविंग बिजनेस इनकम other than the year in which were exercised. Thereafter, the individual shall never be eligible to exercise option except where such individual cease to a business income. हाँ, ये अलग बात है कि मान लीजिए कि आपने 5 साल तक बिजनेस करते रहे तो आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना ही नहीं था, कांस्टेंट रहा, पर बिजनेस ही बंद हो गया 5 साल बाद। तो जब आपकी बिजनेस इनकम ही बंद होगी तो फिर तो आप नॉर्मल बंदे बन गए, चेंज करो फिर। तो समझ में आ गया? तो क्या लिखना चाहूंगा, मतलब मैं ऑप्शन कब तक एक्सरसाइज करना है, यानी कि आपका पॉइंट नंबर क्या होगा, ये 4, चौथा पॉइंट में लिख। पहले तो ध्यान रखो ऑप्शन कब तक एक्सरसाइज करना है, ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज। बोलो कब तक एक्सरसाइज करना है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। रिटर्न फाइल करने की डेट को आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना। अब आगे क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो क्या है फिर, चेंज ऑप्शन ईच ईयर एवरी ईयर। बहुत इजी लिख रहा हूँ मैं ना, ऑप्शन हर साल बदल सकते हो आप, मर्जी है जो करो। और अगर बिजनेस इनकम है आपकी तो फिर ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड कैन नॉट बी चेंज इन, बोलो बेटा, सबसे क्या पता MCQ पूछ लें तो इसके लिए सब प्रैक्टिकल तो इसका कोई इम्पेक्ट ही नहीं। तो ये है 115 BAC का कंसेशनल टैक्स प्रोविजन। अब आइए मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ऑब्वियसली अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा 115 BAC वाला कराऊंगा। अरे क्लियर है? क्योंकि 115 BAC का क्वेश्चन आ गया तो रेगुलर तो करना ही पड़ेगा आपको, रेगुलर से तो बच ही नहीं सकते, रेगुलर से तो पीछा छूटना ही नहीं है। 115 BAC और एक्स्ट्रा माथा ओडी करवा दे। आइए ढूंढते हैं कोई क्वेश्चन। देखो, अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, अज्यूमिंग दैट शी हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जब टोटल इनकम और टैक्स निकाला जाएगा तो आप नॉर्मल वाला निकाल के छोड़ो। करा नहीं रहा हूं मैं, केवल बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ है, टोटल इनकम निकालो और टैक्स पेबल निकालो। पूर्वी का ये 22-23 का। अब ये तो बोला ही नहीं 115 BAC ऑप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, पूर्वी क्या करना है, तो हमें दोनों से करना पड़ेगा। एक बार नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा, फिर 115 BAC का भी निकालना पड़ेगा, और फिर बताना पड़ेगा। देख लेते हैं जो मैंने बोला वही कराया क्या इसने। पहले तो देखो, हाँ वही करा ना, देखो टोटल इनकम अंडर पहले कौन सा प्रोविजन निकाला, रेगुलर, तो दोनों से करो। क्वेश्चन पढ़ते आइए। पहली चीज सुन लीजिए, टोटल इनकम का प्रेजेंटेशन कैसे करना है मैंने आपको 10 बार बोल दिया है। मैंने पहले भी GTI के अंदर भी क्वेश्चन में ऐसा टोटल इनकम में क्या करा था, आप हेड वाइज पहले वर्किंग नोट बना बना के इनकम अलग अलग निकाल लीजिए, डिडक्शन का वर्किंग नोट, सबके अलग अलग वर्किंग नोट बना दीजिए, और फाइनली फिर शो लास्ट में इकट्ठा कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपका कोई हेड सही हो गया, कोई हेड गलत हो गया,
तो एक पर्टिकुलर हेड में जितना आपने सही करा उसके प्रोपोर्शनल नंबर आसानी से मिलते हैं। वो टोटल इनकम का पूरा सही होने का मतलब तो क्या, ये पूरा सही कब होगा, ये 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऐसा पूरा सही जब होगा जब आपका टोटल इनकम भी सही निकले, टैक्स भी सही निकले, तब 14 में से 14 आएंगे। ऐसे धुरंधर अगर आप हो तो वैसे ही आप तो टैक्स में 80-90 नंबर ला रहे हो। अगर आप ये 14 वाला सही करके आ रहे हो तो फिर तो आपके टैक्स में 80-90 नंबर आने हैं, क्योंकि जब जिस बंदे को ये सब कुछ सही करना आ गया तो वैसे भी इंडिविजुअल हेड के क्वेश्चन भी सही कर देगा। तो क्या लेवल पे पढ़ाई करके गया फिर, उसको हर एक चीज का पता है। इसीलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आप धुरंधर नहीं है। तो धुरंधर नहीं है तो फिर रास्ता एक ही है नंबर लाने का, स्टेप मार के। धुरंधर होंगे 10 में से 2 तो होते ही हैं, पर वो अपने हिसाब से देख लें, बाकी के लोग अपने हिसाब। करते कैसे हैं? क्वेश्चन बड़ा कितना भी है, डरने का नहीं। पहली चीज ये मैं तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम में भी यही फॉलो करना। आराम से क्वेश्चन को रिलैक्स पढ़ो। आपका टारगेट होना चाहिए एक एक आइटम का टैक्सेबिलिटी। वही चीज है, इनकम है तो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा सोचो, कौन से हेड में लगेगा। और खर्चा है तो डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा सोचो, और तो क्या, इंडिविजुअली सोचो विदाउट एनी टेंशन। अब एक बात तो पक्का है कि हमें दिया हुआ है कि पूर्वी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो अपने अकाउंट किस बेसिस में बना रही है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है। तो एक बात तो भरती बता पक्की है कि बीएनपी की इनकम तो होती है, दिया हुआ है तो बात बोलो यार। अब इनकम एक्सपेंडिचर हमारे सामने है, हमको ये यूज करना आता है, बाद में पढ़ते हैं हम, पहले अदर इन्फॉर्मेशन। आइए, पहली जानकारी, कार की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15 है, ठीक है, नहीं भी देता तो कोई दिक्कत नहीं। अगली जानकारी, क्लाइंट से बेनिफिट मिला है 10,500 रुपए के बेनिफिट्स की मिले हैं, वैल्यू ऑफ बेनिफिट। अब ये क्या है, पहले इसको सोचना है आपको इंडिविजुअल। बेनिफिट 10,500 का मिला है तो ये तो इनकम होगी, और ये इनकम टैक्सेबल है, आपको याद ही नहीं आएगा ये। सेक्शन 28, एनी बेनिफिट और परक्यूसिट डिराइव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस टैक्सेबल होती है। तो सेक्शन 28 के हिसाब से ये इनकम है बीएनपी की, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। डिसाइड हो गया एक पॉइंट, इतना से डिसाइड हो गया, नंबर मिल गया, इतना सही हो गया, इतने के नंबर मिल जाएंगे। अब ये अगर बच्चा सोच रहा है अरे ये कई चीज आ गई रे, कई चीज है ये, बेनिफिट डिराइव क्या है ये, फिर तो वो पागल है, उसको समझ में नहीं आ रही बात। आपको क्या है, बेनिफिट डिराइव, क्लाइंट से कोई बेनिफिट मिला, राइट, बेनिफिट मतलब फायदा मिला, फायदा मतलब परक्यूसिट, परक्यूसिट तो बीएनपी की इनकम होता है, बीएनपी का परक्यूसिट बीएनपी की इनकम है, सेक्शन 28 में लिखा रखा, मैंने लिखवा रखा। अगला देखिए अब, ये तो क्वेश्चन अपने उसमें शीट में भी था ऐसा। तो इंसेंटिव दिया आर्टिकल असिस्टेंट को क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए थे, तो इंसेंटिव मतलब खर्चे का पॉइंट है, और खर्चा है और इंसेंटिव है, आर्टिकल को दिया है तो अलाउड खर्चे ही है, बिजनेस का ही है। सीए लोगों के लिए आर्टिकल तो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड, बोलो ना। अगला चीज, रिपेयर मेंटेनेंस कार की 2,000 रुपए की है, जो कि 1/10/21 से 30/9/20/22 के बीच की है, ठीक है। देखते हैं इसका क्या करना है। वैसे रिपेयर ऑफ कार अलाउड खर्चा होना चाहिए 30/30 में। आगे, सैलरी इंक्लूड 30,000 टू कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश फॉर असिस्टिंग मिस्टर पूर्वी ऑन वन प्रोफेशनल असाइनमेंट। 48 10,000 से ज्यादा का पेमेंट है तो डिसअलाउड करें। ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड आर एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन फॉरेन टूर ऑफ 32,000 विद इन आरबीआई नॉर्म्स, ठीक है। ट्रेवलिंग का खर्चा, विदेश में ट्रेवलिंग करा। मुद्दा ये है कि क्या ये पर्सनल ट्रेवलिंग है, पहले ये सोचना है। तो जवाब क्या है, ये पर्सनल ट्रेवलिंग नहीं है, कुछ नहीं दिया तो मानेंगे बिजनेस ट्रेवलिंग है। अब ट्रेवलिंग अगर बिजनेस के लिए करते हैं, ट्रेवलिंग अगर किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, तो फिर ये ट्रेवलिंग बिल्कुल अलाउड होगी, 37 लगा सकता हूँ। अब आरबीआई का नॉर्म्स वगैरह का कोई ऐसा कानून है नहीं, ये फालतू के डेटा है, तो अलाउड करूंगा अगर ये पर्सनल नहीं है तो। आगे, मेडिकल इंश्योरेंस है हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर, ब्रदर तो भाई का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो बीएनपी में तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर्सनल है तो। सोचो, पर हेल्थ इंश्योरेंस का छूट 80D में मिलता है, 80D में छूट मिलता है बीएनपी में। अरे याद करो, ए बी, हाँ A+B वाला। पर ए किसके लिए मिलता है, खुद के प्लस फैमिली, क्या भाई फैमिली में आता है, ब्रदर तो आता ही नहीं है वहां पे। मेजर सन डिपेंडेंट ऑन हर अमाउंट टू ₹50,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली पेड इन कैश। वैसे भी जाकर यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। 80D में अगर आपको याद हो तो हेल्थ इंश्योरेंस का छूट केवल तभी मिलता है जब पेमेंट अदर देन कैश हो। यहाँ पे तो सभी गड़बड़ है, भाई सही आदमी नहीं है। और तो और, बेटा, बेटे भी वहां पे डिपेंडेंट चाइल्ड है, पढ़ना अच्छी तरह से।
मेजर सन डिपेंडेंट, हाँ डिपेंडेंट चाइल्ड तो है पर वो कैश में पेमेंट करा तो इसलिए गड़बड़ हो गई। ठीक है। इसके बाद देखो 10,000 रुपए की एनएससी खरीदी है, एनएससी खरीदने पे 80सी की छूट मिलती है, और 70,000 रुपए इसने एडवांस टैक्स पे करा है। इसने एडवांस टैक्स पे करा है तो फाइनल टैक्स में से सेट हो जाए। अरे यहाँ तक का ट्रीटमेंट। चलिए चालू करते हैं। क्या दिया हमारे को, नेट प्रॉफिट है, दिख रहा है। बीएनपी के अलावा और कौन कौन सी हेड की इनकम है पहले चलो वो भी देख लेते हैं, कैसे देखेंगे आइए। ये जो इनकम है तो बीएनपी की हो गई, डिविडेंड की इनकम आईओएस की हो गई, ग्रॉस ही है। यूटीआई की इनकम भी आईओएस में चली जाएगी। मैं मान रहा हूँ आपको सब पता है, इसलिए आपको ज़्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ओनोरेरियम आईओएस में जाता है, पता होगा आप। रेंट रिसीव फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट एचपी। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो पूर्वी है उसकी इनकम आईओएस हो रही है, एचपी हो रही है और बीएनपी हो रही है, तीन हेड हो रहा है। अब अपन तीन वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट 1, 2 और 3। मैं एक क्वेश्चन ये पूरा का पूरा करा रहा हूँ, क्या समझे, पूरा का पूरा कैसे एग्जाम में करना है, इसी को देख के समझ लेना अच्छी तरह से क्या करना। अरे डन, आइए जी। वर्किंग नोट 1, बताओ सबसे पहले कौन से हेड की इनकम निकाले, सीक्वेंसली चलूंगा मैं। एचपी इनकम अंडर हेड एच, बोलो क्या दिया एचपी के लिए। रेंट रिसीव दिया हुआ है, रेंट रिसीव दिया 85,600। 85,600 रेंट रिसीव है तो इसको तो इनकम बोल नहीं सकते, इसको पता है क्या बोलते हैं अपन, जीए। याद करो 10 बार पहले कर चुके हैं। सिंपली रेंट रिसीव को एआरआर बोलेंगे, एआरआर है तो जीए भी बोलेंगे इसको। यार भैया मजा तभी आएगा जब आप बराबर नॉलेज में हैं। बोलो बेटा। 85,600 माइनस क्या होता है इसमें से, म्यूनिसिपल टैक्स। देखो क्वेश्चन म्यूनिसिपल टैक्स है क्या, म्यूनिसिपल टैक्स होगा कहाँ पे, डेबिट में होगा। देखो है क्या म्यूनिसिपल टैक्स, पेड है। हाँ कुछ नहीं दिया तो पेड ही है, कैश बेसिस का है वैसे भी तो पेड ही होगा। 3,000 रुपये माइनस करो कितने हो गए, 82,600। क्या बोलेंगे इसको, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, निकालो 30%। 30% तो 24,780 हो जाएगा। अरे ठीक है अभी रुको तो सही, इंटरेस्ट हाउसिंग लोन का ब्याज है ढूंढो। अरे तुम चेक करो करो पहले से, जल्दबाजी मत करो। ब्याज कहाँ पे मिलेगा, खर्चे साइड में मिल सकता है, और अदर इन्फॉर्मेशन में तो नहीं है, पढ़ लिया मैंने। खर्चे में देख लो है कि नहीं, नहीं है तो खत्म। ये आ गई इनकम 57,820, पहला वर्किंग नोट कर। पता है क्या हो गया, इतना कर लिया, 14 में से 2-3 तो मिल गए। अरे यार हर हेड थोड़ी ना टफ आएगा यार, हर चीज टफ थोड़ी ना आ सकती है। अपना टारगेट ही नहीं है पूरा सही करने का, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा पूरा सही करने का टारगेट नहीं है मतलब, पर बस मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ ना मैं, तो बस ये प्रेजेंटेशन देख लो, पूछा भी मुझे मेरे से कि कैसे करना है टोटल इनकम का कुछ। पहले मन में डिसाइड कर लो कितने हेड है, वो तो क्वेश्चन पढ़ दिया आपको बता पड़ जाएगा। वर्किंग नोट 2, अब मेरा हेड आएगा बीएनपी। बीएनपी की शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट एज पर बीएनपी, या इनकम एक्सपेंडिचर है, खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम तो बोलो क्या है। 9, 28, 224। आइए, याद है तरीका है तो कैसे करते हैं बीएनपी का, तो पीएनएल का डेबिट का पहला आइटम बताओ, क्या पहला आइटम, पहला आइटम बताओ। सैलरी टू स्टाफ में एक इन्फॉर्मेशन थी, वो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को शायद कैश में दिए थे, उसी में है ना ये सैलरी गई, अदर इन्फॉर्मेशन में ना सैलरी का। अरे 30,000 वाला यार है ना यार, तो डिसअलाउड कर दूं, क्या करूं, 30 को ऐड कर दूं, तो सैलरी टू कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, ये 30 ऐड। बोलो अगला खर्चा यार क्या है, स्टाइपेंड। सीए है, स्टाइपेंड तो बिजनेस का सिंपल खर्चा है, 37 अलाउड है, कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ो। इंसेंटिव भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो।
ऑफिस रेंट भी अलाउड ही है 30-31। कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देखी मैंने तो, ऐसी गड़बड़ वाली। कुछ नहीं करूंगा, आगे बोलो। अलाउड है 37। आगे बोलो। है अलाउड है, सीए के लिए तो बिजनेस का खर्चा 37 अलाउड है। आगे चलो। और ऑफिस यूज, कार खरीदी तो कार का छूट नहीं मिलेगा बेटा, कार का तो डिप्रेशन मिलता है। तो कार तो डिसअलाउड कर दो फिर, उसका तो ऐड कर देता हूँ भाई। कार का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कितने की कार है बताओ? 80। चलो ऐड कर दी। पर इसका डेप्रिसिएशन का छूट तो मिल जाएगा। हाथों हाथ ही कर रहा हूँ मैं ना। तो 15% निकाल लो। हाँ ये देख लेना, कार खरीदने की डेट तो नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर डेट दे रखी तो 180 का लफड़ा पड़ जाता है। ओ भैया, तो खैर है नहीं तो 15% 12 की छूट। बेटा लाइव वालों को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन खोल के रखो। क्वेश्चन खोल के रखना अपना। अगला बोलो अगला। रिपेयर मेंटेनेंस तो अलाउड तो होता है, पर नीचे की इन्फॉर्मेशन दी है कि कब से कब तक का पेमेंट है, क्या दिया हुआ है? एक बार पढ़ता हूँ मैं। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2000। टोटल डेबिट में कितने, 4 है। और 2000 रुपये का खर्चा मैंने 1/10/21 से 30/9/22 का करा है, यानी कि अगले साल का खर्चा है। कितने अगले साल का प्रीपेड हो गया मतलब? कितने अगले साल का बोलो तुम तो? कितने का है? अगले साल के 6 महीने का पे हो गया। यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी बच्चे से। बच्चा क्या करेगा, 6 महीने का अगले साल का खर्चा है तो वो इस साल डिसअलाउड कर देगा। करना चाहिए जी, हाँ, सही है करना चाहिए। पर आपने देखा ये कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहा है, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग करने वाले को तो मतलब ही नहीं, जितना पेमेंट करेगा सब अलाउड होगा उसके लिए। तो इसलिए उसने 2000 पे करे, 2000 अलाउड होंगे, भले वो 2000 में से कुछ पैसे अगले साल के भी हैं, फिर इससे क्या फर्क पड़ रहा है। पर अगर यही बंदा अक्रूवल बेसिस वाला होता तो फिर वो 6 महीने का खर्चा डिसअलाउड करना पड़ता। अरे यार याद करो, बीएनपी में खर्चा अलाउड डिसअलाउड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली फॉलो। याद है वो दिन कि नहीं याद है आपको? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लॉजिक समझ में आया? जैसे हर एक क्वेश्चन में कुछ नया लॉजिक सीखने को मिलेगा तुमको। क्या लाइव वालों को बस समझ में ही, रिपेयर का कुछ नहीं करना है। अगला खर्चा बोलो। ट्रेवलिंग अलाउड ही करूंगा, मैंने बोला बिजनेस के मानेंगे। आगे बोलो। हाँ जी। डेबिट खत्म। डेबिट खत्म। क्रेडिट बोलो। क्यों यार, म्यूनिसिपल टैक्स तो तुमने बोले ही नहीं मेरे को फिर। ये तो इसमें तो डिसअलाउड करो ना, बीएनपी में तो यार गजब कर रहे हो फिर यार। उधर अलाउड होगा तो इधर तो डिसअलाउड करूंगा ना भाई। यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा क्या बीएनपी की इनकम? हद कर रहे हो तुम। अरे बीएनपी में तो डिसअलाउड खर्चा है जी फिर ये। रीजन, एचपी में अलाउड है तो यहाँ पे डिसअलाउड है। डबल डबल ले लोगे क्या छूट? 3 इधर भी माइनस कर दोगे? बना रखा है पागल को सरकार को क्या। और बोलो। क्रेडिट में बताओ पहली इनकम। वो ऑडिट फीस वगैरह तो बीएनपी की है सारी, छोड़ो। उसके बाद अगली इनकम बोलो। डिविडेंड लेस कर दूं, क्योंकि आई उसमें जाता है 10,524। अगला बोलो। यूटीआई भी आई उसमें जाती है, कितनी है? 7,000। अगली बोलो। ऑनोरेरियम कितना है? 15,800। सॉल्यूशन की तो जरूरत ही नहीं यार, सॉल्यूशन तो किताब में तुम तो समझो। सारे सॉल्यूशन है किताब में, क्या बैठ रहे हो इसको। मैं थोड़ी ना कुछ कर दूंगा। अगला बोलो। रेंट इधर तो लेस करूंगा ना भाई। 85,000। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे हिसाब से सब हो गया हो तो, ये अब एक चीज याद करो, वो जो क्लाइंट से बेनिफिट मिले कितने रुपए के, वो इनकम है बीएनपी की। पर ऊपर ना ऐड है ना लेस है, क्रेडिट पीएनएम में तो ही नहीं। कर दूं ऐड? अरे कर दूं ना ऐड फिर तो। परक्विजिट फ्रॉम क्लाइंट। कितना रुपए? 10,500। टोटल मारो। करो करो यार, टोटल करो। लिखो, मतलब कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो मैं मॉड्यूल के हिसाब से तो 9, 20, 200 आ रहा है। आ रहा है? दूसरे ऐड की भी इनकम आ गई।
और मेन हेड यही था इस क्वेश्चन में। बाकी अब आयुष में क्या है, आयुष में तो सीधी सीधी इनकम लिखनी है, और क्या है, क्या क्या इनकम आयुष की बोलो। डिविडेंड कितनी है, 10,524। अभी ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस है तो कुछ करा नहीं, नेट दे देते तो वो 90 डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। अरे याद है 10% टीडीएस कटता है फिर। यूनिट कितनी है, ये भी ग्रॉस ही है तो कुछ नहीं करेंगे। पर आपको याद तो है डिविडेंड पे टीडीएस कटता है, 10% कटता है, और यूनिट की इनकम पे भी सेम 10% कटता है। वो 5,000 की लिमिट है शायद केवल। अरे टीडीएस में 5,000 की लिमिट है, 5 से ऊपर ही है तो कटेगा तो सही। हाँ वो रिक्वायरमेंट तो तुमको पता ही है। और बोलो आयुष की ऑनोरेरियम बोलो, और बोलो, बस कितनी होगी ये आयुष की इनकम। अब लास्ट वर्किंग नोट किसका बनाऊंगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। क्लबिंग क्लबिंग तो क्वेश्चन में ही नहीं है। अरे क्लबिंग कुछ तो है ही नहीं कुछ बाकी तो अब 80C से 80U के डिडक्शन क्या मिल रहे हैं। एक तो एनएससी का छूट मिल रहा है, कौन से सेक्शन में, 80C कितने का है? और वो हेल्थ इंश्योरेंस वाला 80D का नहीं मिल पाएगा, रीजन, अरे पर्सनल का ही मिलता है 80D में, पर वो कैश में पे करा है, और भाई 80D में एलिजिबल नहीं है। बेटा है एलिजिबल पर वो कैश में पे हुआ है, बेटा एलिजिबल है पर वो कैश में पे हुआ है इसलिए। अरे ए का 123, बी का 123 में तो मिलेगी ना 80D में, तो वो पर्सनली तो है और क्या। डिडक्शन के नाम पर 10,000 और जीरो है। बोलो बेटा, ये सारे डग है। अब मेरा आंसर आएगा, क्या निकालूंगा मैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, अंडर रेगुलर प्रोविजन, क्योंकि 115 बीएससी लगाना है मेरे को इस क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं एक बार पहले रेगुलर वाली निकाल रहा हूँ। रेगुलर वाली जो मैंने निकाली अभी, पता ना एचपी में क्या इनकम आई थी मेरी, 57,820। वर्किंग नोट बना रखे हो तो मैंने बीएनपी की और आईओएस, ये है मेरी जीटीआई, माइनस रिडक्शन है मेरे 10,000। टोटल इनकम आ गई 10,01,940, राउंड ऑफ नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो ये आ गई रेगुलर टोटल इनकम। अब क्या करूंगा, रेगुलर टैक्स निकालूंगा। अभी पहले एक एक काम करूंगा है ना। अब अगला टारगेट, कंप्यूटेशन ऑफ रेगुलर टैक्स। टोटल इनकम है मेरी 10,01,000। इसमें से मैं ढूंढूंगा स्पेशल, एक भी नहीं है इस क्वेश्चन में, एक भी स्पेशल नहीं है, मेरे को तो दिख गई। तो सीधे सेलिब्रिटी चिप दूंगा और क्या है, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, और 1940। इस पे तो 30%, इस पे 20, इस पे 580। टोटल बोलो, 1 लाख। अब मैं सोचूंगा टैक्स के एडजस्टमेंट्स, मतलब रिबेट सरचार्ज कुछ भी नहीं होगा, रिबेट है नहीं, सरचार्ज है नहीं, तो इसलिए 4% क्या जोड़ लूंगा एच, जोड़ो 4%। 4523 आ रहा है, 117,605 आ गया। अब ये आंसर नहीं है, यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी आपसे। अब इसमें से माइनस होगा
एडवांस टैक्स, ऑलरेडी इसने एडवांस टैक्स दिया हुआ कितना, 70, 70 लेस करें। और गड़बड़ हो जाएगी। अपन को अब देखना है ऐसी कोई इनकम है जिसपे टीडीएस कटा हो, हाँ है तो इनकम है, डिविडेंड और यूनिट दोनों पे टीडीएस कटा होगा 5 से ऊपर के। ऊपर भले क्रॉस दिया, उससे क्या लेन देन है भाई, टीडीएस तो कटा होगा ना। यार आप समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो, गड़बड़ मत करना भैया। मन में सोचो आप, टीडीएस कटा होगा नहीं कटा होगा, ऑब्वियसली कटा होगा। तो जितना टीडीएस कटा है वो लेस करो उसमें। डिविडेंड पे कटा है 1052, और यूनिट पे कटा है 10% ही रेट, तो वही 760। बताओ क्या बचा, 45793 राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा, ये आपका आंसर है। अगर ऐसा बोल देता ना नॉट टॉप फॉर 115 बीएससी तो क्वेश्चन खत्म, पर अभी बोला नहीं तो अभी हमारा बाकी है। क्या लाइव वालों को समझ में आया तरीका? और प्लीज ध्यान दो, टोटल इनकम के ना 15-20 क्वेश्चन तो मॉड्यूल में होंगे शायद, कितने हैं टोटल, 12-15 है शायद। उसके अलावा मेरी शीट में 35 क्वेश्चन दिए हैं वो। अरे मेरी शीट वो पीडीएफ फॉर्म में आई थी तुम्हारे ग्रुप में। अरे उसका मेरे को नहीं पता है, तुम्हारे पास होनी हो तुम फोटो कॉपी निकाल लेना, जो भी है उसको बिना करे एग्जाम में जाना मत। अब वो 35 क्वेश्चन और ये 12 क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन है करीब करीब। इसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो तुम खुद करोगे ऐसे, और आंसर मैच करोगे, और बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर टैली करोगे। सारे 50 तो होंगे नहीं, टाइम ही नहीं है, पर 10 से 15 खुद करो अपने आप, जैसे कि एग्जाम में जैसे दे रहे हो, और देखो कि कितना सही कर पाए कितना गलत हुआ। और बाकी क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन तो तुम्हारे पास वैसे ही हो उसके अंदर, तो उसके अंदर से पढ़ के तुम पूरे क्वेश्चन करके जाना, तब जाके 14 में से 8-10 नंबर आने की चांसेस है। अगर उठ के चले गए ना तो 14 तो साफ है, मान लेना फिर। अब क्या करेंगे बताओ अगला, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल अंडर सेक्शन 115 बीएससी। अब देखो बेटा, इसके आंसर को देखना मत, अपन 115 बीएससी का तरीका अपन अपने दिमाग से करेंगे, अपन तो मैच कर लेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो प्लीज रटने के पहले सावधानी बरत। डायरेक्टली सॉल्यूशन सर इसने कैसे शो कर रखा है, भाड़ में जा शो क्या कर रखा है, आंसर मैच हो रहा नहीं हो रहा उसकी बात कर। तो अब मेरे को पहले क्या करना है, टैक्स निकालने से पहले तो 115 बीएससी की इनकम निकाल। तो मैं क्या करूंगा, पहले इनकम ऑफ 115 बीएससी निकालू। पहले मैं क्या लिखता हूँ, टोटल जो निकाली हुई है, बताओ कितनी है, कितनी भी टोटल इनकम कितनी, 10 लाख, 1,000, 1,944 कर देते हैं, फिर राउंड ऑफ लास्ट में कर ही लेंगे। 944 आ गई, ये तो हमारी टोटल इनकम हमने निकाल रखी है। अब केवल आपको उस पूरी टोटल इनकम के ऊपर जाके देखना है, वो डिडक्शन जो अपन को नहीं मिलने चाहिए क्या ले रखे हैं, ढूंढो उसमें से कौन कौन से ऐसे, पूरे सॉल्यूशन में देख के बताओ ऐसा कौन कौन सा डिडक्शन है जो कि नहीं मिलना चाहिए और ले रखा है इसने। केवल एक है, पूरे क्वेश्चन में एक ही है, एटीसी, बाकी तो ऐसा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन। तो केवल और केवल वापस से क्या ऐड कर देता है, एटीसी का डिडक्शन कितने रुपए का, तो टोटल इनकम क्या आ गई, 10,11,944, और वीकेंड से कितनी, ये है टोटल इनकम 115 बीएस। एक सेकंड में आ गई। ओ भैया, कोई भारी काम हुआ क्या, इजी है। अरे कुछ करा थोड़ी ना मैंने, वो वाली टोटल इनकम में सोचा यार वो कौन कौन से डिडक्शन है जो नहीं लेने चाहिए और ले लिए, एक ही तो ऐसा 10,000 वाला, बाकी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बाकी ऐसा कुछ नहीं पूरे क्वेश्चन में जो उसने ले लिया और नहीं मिलना चाहिए, बस बिंदास हो गया आंसर। अब निकाल लो इस पे टैक्स। अब इस पे जो टैक्स निकलेगा उसमें रेटें लगेगी, ये 115 बीएससी वाली, तो 115 बीएससी के हिसाब से तो 10 लाख मतलब 2.5 लाख के टुकड़े होंगे ना, ढाई, 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 है ना, 4 टुकड़े, 10 लाख और 11,940, ये बचेगा। रेटें बताओ, 0, 5, 10, 15, 20, यही तो है। तो ढाई पे 12,500 बन गया, फिर ढाई का 10, 25 बन गया, फिर ढाई पे 15, और 11,940 पे 20, 2, 3, 8, सही है।
11,940 का 20% 2380 होता है, 88 टोटल मारो। एट एट बोल रहे ना। हाँ जो भी है वो तो वैसे राउंड ऑफ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 88 प्लस 4% एच यहाँ पे भी जुड़ जाएगा बेटा। सब इसमें सरचार्ज सिर्फ चलेगा, कोई 50 से ऊपर है तो यहाँ पे भी सरचार्ज लगाना है, वैसे ही जैसे उसमें लगता है। सब कुछ वैसे ही करना है, बस रेट फर्क में आई है बस के। 4% जोड़ा तो 309596 जो भी आ रहा है, यानी कि आ गया आपका 80,483। अभी नहीं राउंड ऑफ करेंगे, वही लेस करेंगे। एडवांस टैक्स जो ऊपर करा वो करना है ना सब कुछ, माइनस टीडीएस तो इधर भी लेस करेंगे, सब कुछ वही करेंगे जी। तो टीडीएस कितना कटा था, 1052 और 760, क्या बचा बताओ। हाँ मतलब आंसर 8670 बराबर है। और फाइनली हमारी राय है बेटर ये है, बहुत फर्क आ गया है। तो नॉर्मल टैक्स कितना था इसका, 45,700, यहाँ पे कितना आ रहा है 8,600, बहुत फर्क है। तो 115 बीएससी बढ़िया है, फायदेमंद है। बहुत फर्क पड़ गया, 30-40 हज़ार का फर्क है। पर ये उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है जो डिडक्शन बहुत कम क्लेम कर रहे हैं, जैसे इसने केवल 10,000 का टुच्चा सा डिडक्शन ले रखा था, इसलिए इसका फर्क नहीं पड़ा। ऐसे आम लोग जैसे कि 2 लाख का जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड में ब्याज का छूट ले लो, उन लोगों के तो ये 115 बीएससी बर्बाद कर दे। अब समझ नहीं रहे हो है ना। तो भैया बोल दीजिए हो गया, क्या समझ में आ गया। वापस से बताओ कैसे आएगा टोटल इनकम। इग्नोर 115 बीएससी जब तक नहीं बोले तब तक 115 बीएससी लगाना पड़ेगा, ये है कानून। अब आइए, एक तो 115 बीएससी का लफड़ा था जो मैंने सिखा दिया, अब इसमें एक और लफड़ा है। टैक्स निकालते वक्त एक और लफड़े से जूझना है, लिखिए उसका नाम आप। क्या नाम है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एएमटी। उसका सेक्शन है 115 जेसी। जेसी तो याद रह जाएगा तुम्हारे को। आइए चलिए हेडिंग ली। आइए अब 115 जेसी क्या है। अब पहली चीज नोट मैं बताते जाऊंगा, खैर नोट तो आपको क्या करना है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसके ऊपर 2 से 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आता है। कुछ नहीं है, सबसे पहले ये एप्लीकेबल किस पर है। एएमटी प्रोविजन एप्लीकेबल है पर्सन अदर देन कंपनी, कंपनी के अलावा हर पर्सन पे एप्लीकेबल। तो लिख लो पहला पॉइंट तो, एप्लीकेबल ऑन एवरी पर्सन अदर देन कंपनी, यानी इंडिविजुअल एच फर्म हमारे तीनों पे एप्लीकेबल है। हमारे 3 काम के है ना भाई, हमारे तीनों बंदों पे एप्लीकेबल है ये। 115 बीएससी किस पे एप्लीकेबल था, हाँ, और ये सब पे एप्लीकेबल है। और इसमें क्या है, 115 बीएससी में तो कंसेशन दे रहे हैं, कंसेशनल रेट ऑल्टरनेट रेट, यहाँ पे लूट रहे हैं हम। ये कह रहे हैं भैया देखो, आप क्या करो, अपना टोटल इनकम पे टैक्स निकालो, रेगुलर टैक्स, और उस रेगुलर टैक्स को एक और टैक्स से कंपेयर करो। उस टैक्स का नाम है एएमटी, क्या नाम है बताओ उसका। और दोनों में से जो ज्यादा है वो देना पड़ेगा, यानी कि किसी भी हालत में आपका टैक्स ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से कम नहीं हो सकता। नाम ही क्लियर हो रहा है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स।
वर्डिंग देखो ना इसकी, मतलब एएमटी से नीचे नहीं जा सकते आप किसी भी हालत। तो अगर आपका रेगुलर टैक्स मान लो 1 लाख बन रहा है और एएमटी वाला टैक्स 1.5 लाख बन रहा है, तो आपको 1.5 देने पड़ेंगे। ये है लफड़। तो यानी कि अब आपको क्या करना है, रेगुलर टैक्स निकालना तो आता है आपको, वापस से वही बात है। अब आपको एक और टैक्स निकालना पड़ेगा, कौन सा वाला, एएमटी वाला, और विच एवर इज हायर पे करना। और वापस से एक एएमटी तभी लगाना जब क्वेश्चन बोले यूज द प्रोविजन ऑफ एएमटी, अदरवाइज ना लगा। समझ में आ गई? क्वेश्चन बोलेगा स्पेसिफिकली क्या, एएमटी को यूज करें तो ही दिमाग लगाए, अदरवाइज एएमटी पे भी दिमाग ना लगे। चलिए, तो ये तो हो गया पहला चीज। अब एएमटी कैसे निकलता है? अब एएमटी निकालने का तरीका बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। एएमटी के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो टोटल इनकम है उसको थोड़ा एडजस्ट करना है। वो तो 115 बीएससी में भी करा था, एडजस्ट तो कर ही था ऐड करके। तो आपको इधर निकालनी है एडजस्टेड टोटल इनकम, बोलो क्या निकालनी है अपनी, और इसका कर देना है कितना परसेंट, 18.5%। एएमटी की रेट है। रेगुलर टैक्स में क्या हो सकता है कि आपकी 30%, जैसे फर्म की रेट 30 है, हमारे लिए स्लैब रेट है, पर एएमटी की रेट फिक्स है कितनी, 18.5 फ्लैट है। एडजस्टेड टोटल इनकम में 18.5 चाहिए। एएमटी इज इक्वल टू होगा एडजस्टेड टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 18.5%। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई। अब दो बात, अब अगला प्रश्न क्या उठता है, एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी, यही है क्वेश्चन तो। पर उससे पहले बहुत बड़ी बात कह देता हूँ, हमारे लिए काम कीजिए। एएमटी प्रोविजन नॉट अप्लाई टू कौन, और आर्टिफिशियल वर्जन, स्लैब रेट वाले पांचों पे एएमटी लागू नहीं होगा। फिर तो केवल फर्म ही बची और लोकल अथॉरिटी। पर अब सुनो तो सही पहले, स्लैब रेट वालों पे एएमटी लागू नहीं करना अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम कितने से ज्यादा नहीं है, 20 लाख से, यानी 20 से ज्यादा है तो एएमटी लगाना पड़ेगा। यानी लगता तो है, पर कब लगता है, 20 लाख से ज्यादा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे काम के 3 एसएससी हैं, उसमें से फर्म पे ऑलवेज एएमटी लगेगा, और इंडिविजुअल एचयूएफ पे एएमटी केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर। अगर 20 से ऊपर नहीं आती तो नहीं लगाना एएमटी, उनको नॉर्मल टैक्स ही देना है। ये बड़ी काम की चीज है, एमसीक्यू में भी आ सकती है। अरे यार कान सवाल आए नहीं है, एमसीक्यू भी तो है हमारे, एमसीक्यू में भी काम की चीज है। वापस से बोलो, इंडिविजुअल एचयूएफ पे एएमटी प्रोविजन केवल, यानी इंडिविजुअल एचयूएफ के बोलूं मैं, स्लैब रेट वालों पे एएमटी प्रोविजन केवल तभी एप्लीकेबल होंगे जब उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड 20 है। टोटल इनकम नहीं बोला, एडजस्टेड टोटल इनकम बोल रहा हूँ। क्लियर? तो लिखो, AMT provision not applicable to slab rate assessee if their, बोलो बेटा क्या, टोटल इनकम does not exceed कितना लाख, 20। 3 बातें क्लियर? एक और खुशखबरी सुन लो, अब चौथी भी, ये मैं इसको अलग से हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। इंडिविजुअल एचयूएफ हु ऑप्ट फॉर 115 बीएसई, इंडिविजुअल एचयूएफ के पास ऑप्शन है ना 115 बीएसई का, तो अगर आप ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ हैं जो 115 बीएसई ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपको एएमटी से कभी कोई माथा फोड़ने की जरूरत नहीं। आपको पर कभी 100 एएमटी एप्लीकेबल नहीं हो। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल एचयूएफ हु ऑप्ट फॉर क्या, नेवर लाइबल फॉर एएम, नेवर बोल दिया मैंने। यानी कि मानो कि अगर आप ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ है जिनकी जो 115 बीएसई ऑप्ट नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर एएमटी लगेगा अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 से ऊपर। पर अगर 115 बीएसई ऑप्ट करने वाले इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो एंजॉय करो, अभी टेंशन ही नहीं है एएमटी का। अभी चला जाए।
बोलिए। ये हाईलाइट करना है ना चौथा पॉइंट को, एग्जाम में पूछ सकता है। अब क्या सिखाऊं फिर? बस एक ही चीज सिखा दूं अब, एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती। तो कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। सुनो अब ध्यान से, मैं पहले बोल रहा हूँ फिर लिखा दूंगा। जितनी भी टोटल इनकम आई आई थी वो तो निकालना आपको। अरे टोटल इनकम आई, उस टोटल इनकम में आपको ऐड करने, यानी कि वही कुछ रिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे इसमें। 115 बीएसई में तो बहुत सारे छोड़ने पड़ रहे हैं। एक, जब एएमटी की एडजस्टेड टोटल इनकम निकलेगी तो क्या क्या रिडक्शन छोड़ने हैं बताओ। टोटल इनकम को वापस से ऐड करो, किस डिडक्शन से? एक तो 10 डबल है, बोलो ना, 10 डबल है, और 35 एडी, वहां पे भी था 35 एडी। तो ये वहाँ 115 बीएसई में भी ये डिडक्शन नहीं मिल सकते थे। पर 35 एडी में बेटा मैं क्लियर कर दूं, वहां पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह कॉमन बात है। 35 एडी का डिडक्शन आपको नहीं लेना 115 बीएसई के लिए भी, और इधर भी नहीं लेना है। पर 35 एडी का डिडक्शन नहीं लेना मतलब, मान लो आपने, क्या होता है 35 एडी, एक बार पीछे चलता है। वो अगर आप स्पेसिफाइड धंधा करते हैं तो जो भी कैपिटल खर्चा करेंगे आपको उसका सीधा डिडक्शन मिल जाएगा। तो मतलब मान लिया आप 5 स्टार होटल चला रहे हैं और आपने कोई 10 लाख की मशीन खरीदी, तो टेक्निकली आप उस 10 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो जब आप 115 बीएससी की टोटल इनकम निकालेंगे तो आप 10 लाख का डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे, यहाँ पे भी आप वो 10 लाख का डिडक्शन क्लेम करेंगे। बट टेक्निकली सोचो, अगर ये बंदा एक स्पेसिफाइड धंधा नहीं कर रहा होता तो 10 लाख के जो कैपिटल खर्चे होते हैं उसका डेप्रिसिएशन तो मिलता ना। तो इसीलिए क्या बोला इन्होंने, अब ध्यान से सुनो, दोनों जगह ध्यान रखना। पूरा डिडक्शन डिसअलाउड नहीं करना है। उस 10 लाख रुपए के डिडक्शन में से जितना डेप्रिसिएशन मिल जाता वो लेस करके बचा हुआ डिसअलाउड। कुछ समझे मेरी बात? मतलब मानो कि अगर आप स्पेसिफाइड धंधा नहीं करते तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदते 10 लाख, तो डेप्रिसिएशन तो मिलता 15%, 1.5 लाख। तो 10 लाख की छूट आपने ली, 1.5 तो फिर भी मिल जाते, तो 8.5 ही ऐड करने हैं। ये ध्यान रखना, पूरे डिसअलाउड नहीं करने, वहां पे भी बीएससी में भी यही है, इधर भी यही है। वापस से कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं वापस से बोल रहा हूँ। 115 बीएससी के इनकम निकालते समय भी आप 35 एटी का छूट नहीं लेंगे, एएमटी की एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते वक्त भी नहीं लेंगे। पर 35 एटी का मतलब पूरा 35 एटी नहीं है। कौन सा 35 एटी है? 35 एटी माइनस डेप्रीसिएशन दैट वुड बी अलाउेबल अंडर सेक्शन 32। क्या बोला मैंने? रिडक्शन ऑफ 35 एटी माइनस डेप्रीसिएशन दैट वुड बी अलाउेबल अंडर सेक्शन 32। जो बचा ना एक्सेस, उसी को डिसअलाउड। क्या बेटा लाइव वालों को बात समझ में आई? तो दो ये ऐड कर देना है, और तीसरा वो क्या नाम है, चैप्टर 6 के डिडक्शन जो नहीं है अपने ले रखे हैं, कौन कौन से वाले, 80 से 80 के सारे, उसमें तो सारी ऐड करने हैं। यहाँ पे केवल ये वाले 3। कौन कौन से 3? डबल जे डबल ए, क्यू क्यू बी, आर आर बी। आपको अब थोड़ा दिमाग लगाना है। जब 115 बीएससी की इनकम निकाली जाती है तो डबल जे डबल ए ले सकता है, क्यू क्यू बी, आर आर बी वहां पे नहीं ले सकते हैं। 115 बीएससी में क्या करना है, 80 से 80 के सारे डिडक्शन को डिसअलाउड करना है, एक्सेप्ट सीसीडी 2 और डबल जे डबल ए। और यहाँ पे सारे ले सकते हो, पर ये 3 नहीं ले सकते, डबल जे डबल ए, क्यू क्यू बी, आर, बाकी सब ले लो जो लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये करके जो इनकम आएगी वो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम, और उसका कितना परसेंट? 18.5% आपका एएमटी, और नॉर्मल टैक्स और एएमटी विच एवर इज हायर पे करना है। ध्यान रखना, विच एवर इज हायर पे करना पड़ेगा। तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी लिख लीजिए फटाफट। बोलो, सबसे पहले क्या लिखूंगा? टोटल इनकम। इसमें तो देखो इतना लंबा याद ही नहीं रखना है, 3 ही तो है, तो 3 चीजों को ऐड करना है, मतलब सीधी सी बात। तो पहली चीज ऐड कर दो, कौन सा डिडक्शन? 10 डबल है, याद है ना? 10 डबल है, सीजेड वाला है। अरे बहुत काम का है 10 डबल है, एग्जाम में हर बार आता है, ध्यान रख लेना, उसको भूल के मत जाना। फिर ऐड कर दो डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा? 35 एडी। पर 35 एडी का जो डिडक्शन है उसमें से माइनस जरूर कर देना, क्या? अंडर सेक्शन 32। और बेटा मैं इधर ही लिख देता हूँ, ये वाला लॉजिक 115 बीएससी में भी यूज करना है, उधर भी यही लॉजिक है। क्योंकि यहाँ वहां पे 115 बीएससी में मैंने लिखवाया कि आप 35 एडी का छूट नहीं ले सकते,
तो वहां पे भी यूं नहीं कि पूरी छूट नहीं ले सकते, वो डेप्रिसिएशन के एक्सेस वाली छूट नहीं ले सकते। और एक और चीज, कौन कौन से सेक्शन की नहीं ले सकते? डबल जे डबल ए, क्यू क्यू भी याद है कौन सी है? ऑथर वाली, हाँ। और आर भी वो पेटेंट होल्डर वाली, 3 लाख और इनकम विच एवर इज लेस। ये है एडजस्टेड टोटल। अब मैं ना एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसमें 115 बीएससी भी लगा दूंगा, नॉर्मल भी लगा दूंगा, और एएमटी भी लगा दूंगा, तीनों मिलाकर देखते हैं। तो चलिए, जैसे मैं आपको जो समझाया उसके हिसाब से जवाब देना थोड़ा सा। मानिए आपका रेगुलर टैक्स बना 1 लाख का, और आपका उसी साल का एएमटी बन रहा है 1.5 लाख का, तो कितने पे करने हैं आपको? 1.5 लाख। 1.5 लाख ही देने पड़ेंगे, हायर देने। तो बेटा अब एक खुशखबरी सुनिए, ये जो 50,000 एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, ये हो जाएगी आपकी एएमटी क्रेडिट। इसको क्या बोलते हैं बताओ? देने तो 1.5 बढ़ेंगे, पर इस 50 को लॉ क्या कहता है? एएमटी क्रेडिट। जैसे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता होगा जीएसटी में, वैसा ये एएमटी क्रेडिट है। इस क्रेडिट से क्या होगा, फायदा होगा आपको। अब बताता हूँ कैसे फायदा होगा। मानिए अगले साल रेगुलर टैक्स बना 2 लाख, और एएमटी वाला टैक्स बना 1,80,000। तो टेक्निकली अब आपको कितने देने चाहिए? 2 देने चाहिए ना। अरे यार, विच एवर इज हायर देना है भाई। कितने देने चाहिए? 2। पर आपको 2 देने की जरूरत नहीं है। आप 1,80 में गाड़ी निपटा सकते हो, 1,80 से नीचे जा नहीं सकते। तो 20,000 रुपये आप इस क्रेडिट से सेट ऑफ करो, और आपको पे कितने करने पड़ेंगे? 1,80। इससे नीचे तो जा नहीं सकते। टेक्निकली सुन रहे, मेरी बात सुने। देने कितने चाहिए? 2। यानी कि देखो, सरकार क्या कह रही है कि अगर बाई चांस एएमटी के चक्कर में ज्यादा देना पड़ गया, तो वो ज्यादा जो दिया है बाद में उस साल काम में लेना, जब नॉर्मल ज्यादा आ जाए। बाद में उस साल काम में ले लेना ये, जब क्या आ जाए? नॉर्मल ज्यादा आ जाए, यानी रेगुलर ज्यादा आ जाए। रेगुलर टैक्स आपका क्या आ जाए? ज्यादा। तो ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। फिर वो 2 लाख आ जाएगा, तो आपको 2 नहीं देना, 2 में से आप 20 तो सेट ऑफ कर लो, किससे? क्रेडिट से। उनको 1,80 दे देना, एएमटी से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। बोलो ना। अब मानो अगले साल वापस, अब देखो 50 में से 20 यूज हुए हैं, तो अभी भी क्रेडिट और पड़ा है कितना? वो अगले साल क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अरे क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। अब वापस से आइए, रेगुलर आया 2 लाख, और एएमटी आया 2.5 लाख। बताओ कितने देने हैं? 2.5 तो देने, एएमटी से नीचे तो जा ही नहीं सकते आप, तो 2.5 देने पड़ेंगे। पर अब 2.5 दिए तो वापस से आपने 50 ज्यादा दिए रेगुलर से, तो 50 का क्रेडिट और इस साल भी बढ़ जाएगा। अब क्रेडिट कितना हो चुका है? 80। अब एएमटी क्रेडिट का बैलेंस 80 हो गया। यानी समझ में आ रहा है, एएमटी से नीचे नहीं जाने का। पर अगर एएमटी रेगुलर से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा दे रहे हो वो क्रेडिट बढ़ाता जाएगा। जो क्रेडिट यूज कब होगा? जब रेगुलर ज्यादा हो जाए। अरे यार, अब लास्ट वाला सही बताना तुम। अगले साल रेगुलर आया 3 लाख का, और एएमटी आया 2.5 लाख का। बताओ कैसे दोगे? दोनों में से ज्यादा 3 देने, पर 3 में से कितने सेट ऑफ करोगे? क्रेडिट 80 है, 50 ही कर पाओगे। हाँ, 2.5 से नीचे तो जा नहीं सकते ना भाई, इससे नीचे तो जा नहीं सकते, तो 2.5 तो देने ही देने। तो इसका मतलब 80 में से 50 इधर सेट ऑफ करके 2.5 दे देंगे, और रिमेनिंग क्रेडिट 30 आगे बढ़ेगी। क्या समझ में आए? एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर। एएमटी क्रेडिट क्या बोलते हैं इसको, बताओ। एक क्वेश्चन एक और बनता है, सर ये एएमटी क्रेडिट को हम क्या अनलिमिटेड ईयर तक कैरी करते रहेंगे क्या ऐसे? तो इसका टाइम पीरियड सुन लेना, 15 साल है। कितने साल तक कैरी होता है ये? तो क्रेडिट क्रिएट कब होता है बताओ मेरे को एक एक करके। एएमटी क्रेडिट कब क्रिएट होगा? जब एएमटी ज्यादा है रेगुलर से, तो वो जितना ज्यादा है वो एएमटी क्रेडिट बन जाएगा। और वो एएमटी क्रेडिट यूज कब होगा? जब रेगुलर ज्यादा आएगा एएमटी से। अरे ठीक है। तो जितना जब ज्यादा आएगा तो वो यूज होगा, और यूज होगा तो कितने साल तक इसको कैरी कर करके आप यूज कर सकते हैं? 15 साल, जिस ईयर में क्रेडिट जनरेट होगा। जिस ईयर में क्रेडिट जनरेट हुआ उसके कितने साल? 15। जैसे कि ये क्रेडिट यहाँ पे जनरेट हुआ 50 का, तो ये यहाँ से बन रहा है, और ये 50 का यहाँ से बन रहा है जब से जनरेट हो। सबका अलग अलग टाइम। क्या बात समझ में आई? बोलो। तो लिखो। लिखना।
छठा पॉइंट, AMT credit is the excess of AMT paid over regular income tax. ये लाइन लिखो, AMT credit is the excess of AMT paid over regular tax. कोई पूछे ना AMT credit डेफिनेशन तो बता देना उसको। यानी कि 6 का ना पहला पॉइंट लिखो, ये सब पॉइंट कर लो उसके, 6 का सब पॉइंट 1। अगला सब पॉइंट में ये लिखो, such tax credit shall be carry forward and set off against income tax payable in later year. In later year आगे ऐसे लिख देना, if regular tax is more than AMT। बाद के साल में यूज करेंगे, किस साल में यूज करेंगे, जब रेगुलर टैक्स ज्यादा हो रहा होगा। सेकेंड पॉइंट बनाना इसको सब पॉइंट 2 करके। और लास्ट पॉइंट, AMT क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ, बताइए 15 असेसमेंट। यानी कि जिस ईयर AMT क्रेडिट आया उसके बाद 15 साल और हैं, ध्यान रखना। MCQ पूछ सकते हैं ये। हो गया यार, हो गया। आओ अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन है 11वां, लास्ट क्वेश्चन। इसको भी मैं पूरा कराऊंगा, आराम से एक बार देखना। मिस्टर एक्स, an individual set up a unit in SEZ। SEZ में यूनिट सेटअप कर दी है मैंने, तो इसका मतलब 10 डबल ए मिलने वाला है यहाँ पर, ध्यान रख लेना। पर 10 डबल ए भी काम में लेते हैं अभी। किस ईयर में सेटअप करी, 1780। आपको अगर याद हो तो SEZ में जब कोई यूनिट सेटअप की जाती है तो उसके एक्सपोर्ट बिजनेस का प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है। पहले 5 साल पूरा 100, अगले 5 साल 50, और उसके अगले 5 साल में 50%, या SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर करा, विच एवर इज लेस। ये पढ़ना कानून था ये, उस वाले चैप्टर में, एग्जाम्प्ट वाले में। यूनिट ने सारी 10 डबल ए की रिक्वायरमेंट क्या कर रखी है, पूरी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 he has also set up warehousing facility in a district of Tamil Nadu for storage of agriculture produce। एक और धंधा मेरा वो वाला है 3580 वाला, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर वेयर वाला। 2021 में एक मैंने वो गोदाम लगाया था, और मैंने 3580 की भी सारी कंडीशन क्या कर रखी है, फुलफिल। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस अमाउंटेड टू 75 लाख इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड टैक्स। वेयर हाउस बिकम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21, एन एक्सपेंडिचर ऑफ 75 लाख कैपिटलाइज इन द बुक्स। तो खर्चा मैंने 2021 में करा था, यानी कि 2021 में करा था, पर बिजनेस चालू हुआ है 21-22 में। तो आपको अगर याद हो तो 3580 में मैंने बोला था कैपिटल खर्चा जो बिफोर कमेंसमेंट है उसका भी छूट में कमेंसमेंट वाले साल में ले सकता हूँ, बशर्ते खर्चा बुक्स में कैपिटलाइज करा हो। तो करा है, कोई दिक्कत। तो यानी कि खर्चा भले मैंने 75 लाख का करा कब है, 2021 में, पर इसका छूट में 21-22 में लूँगा। और आपको दिख ही गया होगा 75 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए तो जमीन के ऊपर किया गया खर्चा है, जिसका कोई छूट 3580 में मिलने वाला है ही नहीं। आई, अब 21-22 में क्या हुआ, मेरी जो यूनिट है SEZ में उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, 40 लाख। उस यूनिट का एक्सपोर्ट सेल देखिए कितना है, 80 लाख। डोमेस्टिक सेल देखिए कितना है, 20 लाख। और मेरा 3580 वाला जो बिजनेस है उसका प्रॉफिट कितना है, 1 करोड़ 5 लाख। मेरे को क्या निकालना है, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT।
बोल दिया इन्होंने एएमटी, तो एएमटी यूज करना है। जब मैं अपना इनकम टैक्स निकालूंगा तो एएमटी अप्लाई करूंगा 115 जेसी, ये बोला ना मैंने आपको, ठीक है। बोथ एज पर रेगुलर प्रोविजन एंड 115 बीएससी, और साहब बोल दिया कि 115 बीएससी को भी देखना। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपनी इनकम निकालूंगा रेगुलर, पहला काम तो यही है। उसके बाद मैं रेगुलर टैक्स निकालूंगा, फिर मैं 115 बीएससी की इनकम निकालूंगा, फिर मैं 115 बीएससी का टैक्स निकालूंगा। अगर 115 बीएससी का टैक्स रेगुलर से कम आ रहा होगा तो मैं 115 बीएससी का ऑप्शन अप्लाई कर लूंगा, और अगर मैं 115 बीएससी का ऑप्शन अप्लाई कर लूंगा तो जेसी से बच जाऊंगा यार, क्योंकि जेसी लगता ही नहीं है बीएससी वालों पे। पर अगर 115 बीएससी का टैक्स ज्यादा आ गया तो मैं रेगुलर में रहना चाहूंगा, पर रेगुलर में रहना चाहूंगा तो जेसी से निपटना पड़ेगा। अरे यार, सोच लो, मैंने जो बोला, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे होगा। बोलो यार, वापस बोलो क्या गया, सिस्टम क्लियर है। तो पहले मैं इनकम निकालने की बातें करता हूँ, पहला टारगेट इनकम निकाल। पूरे क्वेश्चन में इनकम मात्र दो ही है, दोनों बीएनपी की। एक वो एसईजेड वाला बिजनेस है, एक वो आपका 35 बिजनेस की इनकम ही है, दोनों फटाफट से मैं निकाल लेता हूँ। आइए, वर्किंग नोट 1, एक्सपोर्ट बिजनेस की इनकम निकालता हूँ पहले। कितना प्रॉफिट है दिया हुआ है, गिवन है ना प्रॉफिट, तो पहले बताओ कितना है, कितना है बेटा, 40 लाख है। अब इस 40 लाख में से क्या लेस कर दूंगा, डिडक्शन, जो कौन से सेक्शन में मिल सकता है, 10 डबल, क्योंकि एसईजेड की जो कमाई होती है उसमें 10 डबल का छूट मिल जाता है। तो कितना छूट मिलेगा, याद करो फॉर्मूला क्या था। पहले मैं देखूंगा प्रॉफिट कितना है, याद है, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर, कितना एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर देखो 100 लाख, निकालो, 80% हो गया, 32 लाख। तो एक्सपोर्ट बिजनेस की टैक्सेबल इनकम बेटा 8 लाख आ गई। बच्चों का काम है, इतना होते ही 2-4 नंबर तो मिल गए। अगला इनकम, वैसे ये दोनों पीएनपी की इनकम है, फिर भी मैं दोनों बिजनेस का अलग अलग निकाल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से कि मैं शो कर दूं अच्छी तरह से तो बढ़िया रहे। अब मैं निकालता हूँ अपने वो स्टोरेज हाउस का income। क्या प्रॉफिट है उसका भी गिवन है, प्रॉफिट तो सीधी कितना कमाया इस साल, 1 करोड़ 5 लाख। और इसमें से 35 एडी का छूट ले लूँ, 35 एडी का छूट तो मिलेगा ना, कितने रुपए का मिल जाएगा बेटा, 65। तो मतलब रेगुलर इनकम निकल रही है, अभी ध्यान रखना, सब ले लो आगे जो निकलती है, अभी कोई होशियारी नहीं मारनी कि 35 एडी की छूट क्यों ले ली सर, वो तो ले नहीं सकते, वो आगे ले बाद में देखूंगा, अभी तो रेगुलर इनकम है भैया। अभी कोई होशियारी नहीं चाहिए अपन को, सिंपल जैसे होता है वैसे करें। तो कितनी इनकम आ गई, 40। तो अल्टीमेटली मेरी बीएनपी की इनकम हो जाएगी एसईजेड बिजनेस की 8 और स्टोरेज हाउस की 40, और कोई हेड की इनकम ही नहीं है, तो ये जीटीआई है मेरी 48। डिडक्शन के नाम पे कुछ नहीं है, तो ये टोटल इनकम भी है। क्वेश्चन तो ईजी है। अरे 1 मिनट में आ गई रेगुलर टोटल इनकम 48 लाख, कुछ है ही नहीं डिडक्शन डिडक्शन तो, इधर लाइव को समझ में आई। अड़तालीस, मेन खेल इनकम का नहीं है इसमें, मेन खेल अभी आगे है। अब क्या करूंगा बताओ, सबसे पहले रेगुलर टैक्स निकालो, पहला काम यही है। तो अगला काम, कैलकुलेशन ऑफ रेगुलर टैक्स। 48 लाख की इनकम है, रेगुलर टैक्स निकाल लो भैया। अ, ढाई, ढाई, 5 और 48 में से 10 गए, 38 लाख, 38 पे 30, जल्दी जल्दी बोलो यार, 11 लाख, इस पे 1 लाख, इस पे 5%, टोटल बोलो 12, 52, रिबेट सरचार्ज कुछ होगा नहीं तो 4% जोड़ दो, 50,100, 13,02,600। मानो बच्चे को एएमटी और 115 बीएससी नहीं भी आता, तो भी वो इतना करके आएगा, तो भी 6-7 नंबर तो मिल जाए। मानो बच्चे को आता ही नहीं, नहीं करेगा, इतना तो करना चाहिए, इतना करके भी नंबर मिलता है। पहला काम हो गया, अब मेरा अगला टारगेट बताइए क्या है?
115 BAC में जाऊं एक बार, आइए। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स अंडर 115 BAC। अब 115 के लिए पहले मेरे को 115 BAC की इनकम निकालनी है। डायरेक्टली रेट नहीं लगा सकते हैं ना। अब 115 BAC की इनकम निकालता हूँ। पहले टोटल इनकम बताइए कितनी निकाली है मैंने? 48 लाख है। अब ढूंढिए उस 48 लाख की कैलकुलेशन करते वक्त ऐसे कौन कौन से डिडक्शन है जो 115 BAC में नहीं मिलने चाहिए। एक तो 10 AA का नहीं मिलना चाहिए, कितना है बताइए? 32। और एक 35 AD का नहीं मिलना चाहिए, हाँ या ना? दोनों नहीं मिलने चाहिए 115 BAC के अंदर। 35 AD का कितना नहीं मिलना चाहिए? 65 लाख। पर इसमें से जो डेप्रीसिएशन बनता है वो तो लेस करेंगे। एसेट का नाम बोलो क्या है? 65 लाख की एसेट का नाम बोलो ना। 65 लाख की एसेट कौन सी है भाई, नाम बोलो उसका। वेयर हाउस है। वेयर हाउस है मतलब लैंड बिल्डिंग होगी। बिल्डिंग की रेट क्या होती है डेप्रीशिएशन की? 10। तो इसका मतलब 65 में से 6.5 घटा दूं। अरे ये तो करना है। कितने ऐड करूं बताओ? अरे अभी जो मैंने कहा यार, 5850। तो इसका मतलब 115 BAC की टोटल इनकम बोलो कितनी है? 1 करोड़ 38 लाख 50। कोई मतलब ही नहीं, बहुत ज्यादा आएगा इसका तो टैक्स, रेगुलर टैक्स है। 1 करोड़ से भी ऊपर सरचार्ज अलग लग जाएगा इसके ऊपर तो। अरे 1 करोड़ से ऊपर सरचार्ज भी लगता है, कितना टका? 15। हाँ 15 टका। बहुत ज्यादा आएगा, खैर फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी, तो निकालते हैं। आइए रेटे लगाओ पहले तो। 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5। कितने टुकड़े हैं यार, 7 है क्या? 1 2 3 4 5 6, तो पूरे 2.5 के हो गए, बाकी सारा लास्ट में आ जाएगा। कितना बचा अभी? 15 लाख से ऊपर। 1 करोड़ 38 लाख 50 हजार माइनस 15 लाख करो। अरे ऐसे ही तो निकलेगा ना यार। 2.5 के 7 स्लैब होंगे ना इसमें मैक्सिमम। 1 करोड़ 18 लाख 50। इसमें 30। कितना कितना परसेंट रेटे कम है? 5 5। 25 20 15 10 5। इसका तो टैक्स निकालने में पागल हो जाए। 12.5 25 37 500 50 62 500। अरे सही है। और 1 करोड़ 18 लाख 50 हजार का 30%। एक 18 50 नहीं आ रहा है? 1 लाख 23 हजार 50 हजार। 1 करोड़ 23 लाख 50 हजार का 30% निकालो। हाँ सही है ना, 1 38 50 में से 15 लाख माइनस हो। 37 लाख 5 हजार। 5 हजार टोटल करो। हाँ आ गया बराबर, 38 लाख 92 हजार 5 प्लस सरचार्ज। अब 1 करोड़ से ऊपर इनकम हो गई तो सरचार्ज जोड़ो इसका 15 टका। 5 लाख 83 हजार 875। 44 76375। और फिर जोड़ो 4 टका। 179055। टोटल बोलो। ये 115 BAC का टैक्स है, जो कि रेगुलर टैक्स है तो बहुत ज्यादा आ रहा है, बकवास सेक्शन है। अब देखो 115 BAC यूजलेस। अगर ये कम आ जाता तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है ये। क्योंकि अगर ये कम आ जाता रेगुलर से तो मैं इसमें ऑप्ट कर लेता, तो 115 JC में जाने ही नहीं पड़ता। पर वही चक्कर पड़ गया, क्वेश्चन ही ऐसा बनाया इन्होंने, बकवास। तो अब आइए अगला काम क्या करना पड़ेगा। तीसरा काम, कैलकुलेशन ऑफ AMT।
लास्ट का तरीका समझ में आ रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब सारी चीजें आ गई इसके अंदर। और अब AMT के लिए पहले क्या चाहिए? एडजस्टेड टोटल। चलो कैसे निकलेगी बताओ? मैं बताऊं? जो 115 BAC की वही तो इसकी आएगी। सेम 10 डबल ए जोड़ेंगे और सेम 35 AD जोड़ेंगे, दोनों में फर्क ही क्या है? क्योंकि जो दो डिडक्शन यहाँ पे दिए गए हैं वो दो डिडक्शन BAC में भी नहीं मिलेंगे, AMT में भी नहीं मिलेंगे, तो दोनों की इनकम तो सेम ही आएगी ना यार। कॉमन सेंस है। तो एडजस्टेड टोटल इनकम में लिख दूं डायरेक्टली, वही आएगी। कितनी आई थी अभी? 1,38,50,50,000। और इसका टैक्स बनेगा, AMT बड़ा इजी है, इसका टैक्स निकालना आसान है। सीधे 18, 18.5, 25,62,50। और 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज तो जोड़ना पड़ेगा अभी भी। तो इस टैक्स का 15% जोड़ दो। टैक्स के 15 जुड़ता है हमेशा, ध्यान रखना। तो 25,62,250 का 15 टोटल 29,46,587। और 4 अटक IGC। फाइनल बोल दो ना जो भी आ रहा है। 450। अब मेरा आंसर आ चुका है। बताओ अब। 115 BC को तो भूल जाओ, फर्जी हो गया वो तो मेरे को दो चीजें देखनी है। रेगुलर टैक्स बोलो कितना है? 13,02,000। और AMT कितना है? 30,04,50। तो फाइनली टैक्स इज इक्वल टू आएगा 30,64,450। ये आंसर। नहीं, क्रेडिट पूछेंगे तो निकालेंगे अपने क्या काम। अब सर टैक्स पूछा तो यहीं पे छोड़ देंगे बंद। अब क्वेश्चन बोल दे क्रेडिट है क्या कुछ, तो हाँ है, वो निकाल के बता दे। तो ऐसे होगा ये सब। बोलो। और अगर सिंपल आ जाए, इग्नोर 115 BC, तब तो बस रेगुलर टैक्स, रेगुलर इनकम। बोलो ना। दो ही क्वेश्चन है जिसमें ये है, बाकी सब रेगुलर वाली है। 11 है, दो हो गए। अर्ली बर्ड वालों को तो दो चार पहले भी करा चुका हूँ मैं। अरे अर्ली बर्ड वालों को तो पहले करा चुका हूँ, और दो चार तो उनके तो बाकी तीन चार ही होंगे इसके अंदर बचे हुए। वो सारे अब नॉर्मली है। क्योंकि मेन तो दो ही चीज़ें सिखानी थी मेरे को। कौन कौन सी? BAC और ये। खत्म हो गया। अब पूर्णतः टैक्स के समस्त कानून क्या हो चुके हैं? खत्म। विथ अमेंडमेंट हो चुके हैं। क्योंकि अमेंडमेंट केवल अब किसका बाकी है? GST। तो मात्र एक क्लास और लूंगा मैं, GST अमेंडमेंट। बाकी अब कोई क्लासेस का सीन नहीं है। RTP आएगी तो जरूर मैं सॉल्व करूँ। आई नहीं अभी, मैंने देखी थी जहाँ तक। तो RTP सॉल्व करा देंगे। बाकी तो आपको पढ़ना है। अब सारा खेल आपके हाथों में, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी बेटा। O-I वाले क्वेश्चन के आंसर्स मैं बेटा कल बनवा के भेज करा दूंगा शीट को उसको। कल मैं बोल दूंगा उसको, अनुराधा कर देगी। TDS की दो इंटरेस्ट रेटें लिखाई थी मैंने। एक तो TDS टाइम पे नहीं काटा और फिर एक और है जब TDS टाइम पे नहीं करा तो 1 और 2 है ना? मैंने तो मॉड्यूल से पढ़ाई थी। मॉड्यूल में 1.5 है, मैं देख लूंगा, मैं कहीं बता दूंगा कल। मैसेज करा दूंगा ग्रुप में। और कुछ? करूँ और क्या? चलिए।